पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। आवाज नहीं जा रही, किसको आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, हाँ देखिए, तीसरा है व्यवस्था फेल हुई है, या चौथा होगा बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। कौन सा होगा? क्या हुआ? नहीं, अपना जल्दी से पढ़ के ऑप्शन दीजिए, हम जब तक पढ़ेंगे। ठीक है, आंसर लिख लीजिए, वो तो आप पर है। हम मेरा एक्सप्लेन करते करते आपका आंसर हो जाना चाहिए। नहीं समझे? जैसे देखते हैं ना। चलिए टेस्ट ही दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना, टेस्ट नहीं एक्सप्लेन करने दो बाद में। वो तो हम एक ऑप्शन दिए कि अगर कोई चाहता है तो 1 नंबर का जैसे देखा सी नंबर होगा, अपना लगा लिया। अब सर क्या एक्सप्लेन देंगे, सही हुआ या नहीं, वो तो बाद में देखेंगे। अब सब नहीं, जिनका मर्जी हो वो लिखें, सबका जरूरी नहीं, आप अपना देखें। ठीक है, तो कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है। बच्चा जब फेल होता है तो उसको ना ट्यूशन पकड़वाना है, ना सही तरीके से याद करवाना है, बल्कि फेल होता है तो कौन होता है? सिस्टम फेल होता है। सिस्टम ने बच्चे के अकॉर्डिंग उनको माहौल नहीं दिया, उस तरह से कंटेंट नहीं दिया, पढ़ा नहीं पाया, तो साफ दोष जाएगा किसको? टीचर को और सिस्टम को। टीचर से ज्यादा जो है तौफीक सर को जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है। कह रहा है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा परिवर्तन होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर होगा, या रटने को प्रोत्साहित करके होगा, अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर होगा, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर के। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देना कौन सा होगा? जब आप अपनाएंगे बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। और बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति क्या कहता है कि सभी बच्चों को मौका देना है, क्लासरूम का माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए, और करके सीखने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करवाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। तो इस तरह से क्लासरूम से रिलेटेड पूछा जाता था, दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, क्या ये करवाएंगे? या श्याम पट पर चित्र बनाकर वर्णन करना, पौधे का चित्र बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया, ये जड़ है, ये तना, ये आपका पत्ती है। फिर कह देंगे बीजों की वृद्धि का चित्र दिखाकर, कैसे ग्रोथ हो रहा है चित्र बना करके दिखाइएगा, पहले बीज था फिर ग्रोथ हुआ और बड़ा हुआ, या विस्तृत व्याख्या दे करके। तो सबसे अच्छा क्या होगा, कैसे सीखेगा? जब बच्चा एक्टिव रहेगा, खुद से पौधा लगाएगा और देखेगा, पानी डालेगा, बीज निकल रहा, अंकुर हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो इस तरह से अंकुरन की संकल्पना बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के बारे में कहा है कि समावेशी शिक्षा क्या होगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या कहेगा तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या कहेंगे हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कौन सा होगा? 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर हो गया। कौन सा? 2 नंबर भी हो गया। चलिए लेना है पूरा कठोर तरीके से। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे समान अवसर दे करके शिक्षा हासिल करना। तो यहाँ पर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना, ये बात सही है कि अलग अलग डाइवर्स से आ रहे हैं तो सबको एक्सेप्ट करेंगे, सबको मिला जुला करके लेकर के चलेंगे। उत्सव मनाने का ये मतलब नहीं हुआ कि डीजे लगवा देना है क्लास में कि चलिए अलग अलग डाइवर्स से आ रहे हैं। उत्सव मनाने का मतलब ये हुआ कि सबको सम्मिलित लेकर के एक साथ लेकर के चलना, जो कि सही है। अब कह रहा है कि अलग अलग डाइवर्स से आएगा तो दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया अपनाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कह रहा है कि RT 2009 अगर 7 साल का बच्चा है तो क्लास 2 में जाएगा, 8 साल का है तो क्लास 3 में, यानी 6 से 14 साल की जो मुक्त शिक्षा की बात की है, तो वहाँ पर एज के अकॉर्डिंग बच्चे का दाखिला होगा। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, ये क्या है? मतारोपण देख लेना इंग्लिश में। तो ये तो होगा नहीं। तथ्य या फैक्ट, हाशिए पर स्थित वर्गों को शिक्षकों से सम्मानित करना, जो पिछड़े वर्ग से आए हुए टीचर हैं उनको कहेंगे, क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं पिछड़े वर्ग के टीचर को ऐड करेंगे तभी समावेशी शिक्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या लघु उत्तरात्मक प्रश्न ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, या मुक्त अंत वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाएगा, सत्य या असत्य वाला कहलाएगा, या निबंधात्मक? कौन सा? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, कहीं भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो आंसर होगा एक ही आंसर होगा, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है।
भारत की राजधानी दिल्ली, बिहार के बच्चों को पूछेंगे वही बताएगा, झारखंड के बच्चों को पूछेगा वही बताएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो इसमें जो होगा सही या तो सही होगा या गलत तो गलत, दो ही बात होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जो है उसका वही होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर। अब मुक्त अंत वाला प्रश्न जो होता है जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन, तो इसमें एक ही सवाल के अलग अलग उत्तर होंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में कहेंगे कि शिक्षा के बारे में 4 लाइन लिखना, तो क्या सभी एक ही तरह का चारों लाइन लिखेगा? सबका अलग अलग होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी हुआ नहीं हुआ, तो वस्तुनिष्ठ नहीं आया। यहाँ पर निबंधात्मक निबंध लिखेंगे, सबका अपना अपना सोच होता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो किस शिक्षा के बारे में पूछा? प्रगतिशील। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, जो पाठ्य पुस्तक क्लास में लागू है उसी पर आधारित होना चाहिए। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना है, ठीक है। या कहेंगे बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये करेंगे प्रगतिशील की शिक्षा की विशेषता होती है। या कहेंगे समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि समय सारणी जो टाइम टेबल होगा उसमें भी बदलाव करेंगे, फिक्स नहीं रखेंगे। बच्चों की बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन लाना है। कोई बच्चा अगर देखने में दिक्कत है उनको आगे ला करके बैठाएंगे। या कहेंगे आज इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे उब गए हैं तो कहीं घुमाने ले गए या बाहर में बैठा के पढ़ा रहे हैं, या किसी दूसरे क्लास में ले गए उठा करके वहाँ, चलो आज तुम लोगों को 10th क्लास में बैठा के पढ़ाएंगे। तो बच्चे को लगता है कि आज नया क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। तो क्लासरूम वही है, खाली वहाँ 10th लिखा हुआ है, तो बच्चे के मन में एक उत्साह होता है, सीखने की जिज्ञासा होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है? समय सारणी में बदलाव होगा, बैठने की व्यवस्था में बदलाव होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। बताइए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित है, या प्रश्न पत्र के प्रकार के बारे में चिंतित है, या कहेंगे विश्वसनीयता, इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये है आपका वैलिडिटी, वैधता। कौन सा? 4 नंबर इधर से। मतलब वो चिंता है कि पूरा सिलेबस उसमें डाला गया है या नहीं डाला गया है, जरूरी है डालना। यहाँ कह रहा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब कहा जाए, जांचा जाए, इसमें 2 बातें होती है, 3 चीजें ऐसी होती है। एक होता है विश्वसनीयता, दूसरा वैधता और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो रिलायबिलिटी कहता क्या है? रिलायबिलिटी कब पाया जाएगा? जब किसी बच्चे को, जैसे इनका टेस्ट लिए, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में इन्होंने 30 नंबर लाया, तो इनको लगा कि सर ने जो है क्वेश्चन आउट कर दिया है, इनको पहले बता दिया है, इसलिए इन्होंने 30 नंबर लाया। तो अब दूसरा टेस्ट जो है, दूसरा टीचर उसी आधार पर वो क्वेश्चन सेट करेगा, फिर इनका टेस्ट लेगा। तो फिर इनका अगर 28, 29 नंबर या 30 नंबर आ गया तो कहेंगे उसमें विश्वसनीयता है, यानी कहीं भी जांचा जाए उस बच्चे का वो उतना ही मार्क्स करेगा, मतलब कि चोरी नहीं किया था। और वैलिडिटी का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए जांचा जा रहा है क्या वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं सीटेट का और क्वेश्चन ला करके दे दें आपका बीपीएससी का, तो क्या ये उद्देश्य को प्राप्त करेगा? बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ देंगे जहाँ की आपका पेडागोजी पूछा ही नहीं जाता है, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर किस चीज की जांच हो रही है? वैधता की। तो उस विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रही है या नहीं ले रही है, इस बारे में है, ठीक है। तो जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहिए, इसी को कहते हैं वैलिडिटी या वैधता। ऑप्शन नंबर 4। क्या हो गया, इतना खुश हो रहे हैं? थोड़ा हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे मिलकर। अब कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ये विवेचनात्मक क्या होता है, कोई बताएंगे क्या? अच्छा ठीक है, तो आलोचनात्मक या सम आलोचनात्मक वर्ड सुने होंगे, उसी को यहाँ पर विवेचनात्मक बोला है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी का क्या विश्वास होगा? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, या बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। कह रहा है मतलब उसका कोई मतलब मूल्य नहीं है, उसके संदर्भ में नहीं है। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण है। क्या ये करेगा विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का मानना होगा, या कहेगा एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए? क्या होगा बताओ? तो बच्चे में क्रिटिकल पेडागोजी को चेक करना है तो क्या करना है? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण है। बच्चे का जो एक्सपीरियंस है और बच्चा जो कर रहा है खुद से, तो यहाँ पर बच्चे जो एक्सपीरियंस ले करके आ रहे हैं वो डेवलप करेगा बच्चे में कैसा? विवेचनात्मक चिंतन करेगा या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। तो जहाँ पर बच्चा सब कुछ है वही होगा क्रिटिकल पेडागोजी। तो विद्यालय आधारित आकलन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अब बताइए, क्या वो होगा बाह्य परीक्षकों यानी बाह्य जो बाहर से आ रहे परीक्षक है
की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये होगा। या किसी भी कीमत पर विद्यालय को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये होता है आकलन का उद्देश्य। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, विद्यालय कह रहा है बाह्य वाला जो लेगा एग्जाम उससे ज्यादा विद्यालय सक्षम है, क्या ये होगा। यह आकलन बहुत किफायती, किफायती का मतलब क्या हुआ, होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताइए। तो बच्चे को विद्यालय आधारित आकलन इसलिए कराया जाता है क्योंकि उस क्लासरूम में जैसे 9th क्लास का बच्चा है तो उनके टीचर जितना उन बच्चे को जान रहे हैं क्या बाहरी टीचर जान पाएंगे, नहीं जानते हैं। इसलिए कह रहा है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा ग्रेड स्कूल से नहीं मिलना, इससे इसको कोई लेना नहीं, ज्यादा अपेक्षा करना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा तो शिक्षक क्या करेंगे, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, या कहेंगे कठोर अनुशासन करना चाहिए। कभी भी कठोर अनुशासन क्लासरूम में नहीं लागू करना है, इनको देख लेंगे। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, खूब टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान गति पर बल देंगे तो फिर कहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा ही नहीं करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, विविध अनुभव, अलग अलग अनुभव बच्चे को करवाएंगे, अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, अलग अलग मेथड लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये तो आसान क्वेश्चन है। सभी विकास की दर एक समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। एक सेकेंड, हाँ मोबाइल वाले भैया बताइए। अभी क्लास से बाहर फेंक देंगे उठा के अगर आंसर गलत दिया तो, देख लेना। हो गया, और चलाओ मोबाइल। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, ठीक है, हो गया ना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है, ठीक है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर में चोट लगता है, अलग अलग कामों में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो एक दूसरे से अंतर संबंधित। ऑप्शन नंबर, विकास की क्या कहें, सभी विकास की दर एक समान नहीं होती है, सही बात है। विकास की दर जो है वो अलग अलग होता है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग दर से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जिनका गलती हुआ है सुधार लीजिए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शांत हो जाइए, पीछे से आप दोनों, किधर से, पीछे से नहीं, एक नंबर। तो विकास के जो क्षेत्र है वो है आपका PCSC, तो जहां पर दिखे लगा दो। फिजिकल हो गया शारीरिक, C से हो गया कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, S से हो गया सोशल सामाजिक, E से इमोशनल। बाकी सब में यहाँ पर आध्यात्मिक है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर आध्यात्मिक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गलती नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय सिद्धांत, या ज्ञान के निर्माण पर। 3 नंबर, ये वाला सक्रिय जानते हो, वो एक्टिव वाला नहीं है, ये किसी थ्योरी का दूसरा नाम सक्रिय अनुबंधन है, ठीक है। किसका है ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? पेवलोव का है, कुत्ता वाला, ये तो नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। इसी पुनर्बलन के सिद्धांत को कहते हैं अधिगम का सक्रिय सिद्धांत, ये भी गलत है। तो ज्ञान के निर्माण में जब बच्चे के सामने अलग अलग फल फ्रूट सब्जियां ला रही है, उस पर चर्चा कर रही है, बच्चे अपने पिछले ज्ञान को जोड़ करके पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ज्ञान का निर्माण हो रहा है या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर, कितना छोटा क्वेश्चन है, गलत कर दे रहे हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा गैस के कारण रोता है, क्यों रो रहा है? सामाजिक दुश्चिंता है, या अजनबी दुश्चिंता है, या वियोग? वियोग का मतलब होता है किसी के बिछड़ने पर जब बैठ करके रोते हैं, चला गया छोड़ करके, ठीक है, तो नहीं होगा। अजनबी मतलब कोई देखा नया बच्चा, जब छोटा बच्चा रहता है, कोई नया आदमी सामने आता है तो वो रोने लगता है। दादी माँ तो अजनबी है नहीं, ठीक है।
संवेगात्मक दुश्चिंता यही होता है, ठीक है। इमोशनली रूप से जो है बच्चे अपने माँ से अटैच रहता है, और जब कोई दूसरे उसकी गोद से लेता है तो संवेगात्मक दुश्चिंता होता है। ऑप्शन नंबर बी। समाज में भी गया कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है। इधर से आप बताइए, पीछे आप बोलो कौन सा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण, सामाजिकरण का अर्थ होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये बात बिल्कुल, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना सामाजिकरण नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान करना सिर्फ सामाजिकरण नहीं है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना भी सामाजिकरण का डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा। हाँ कोई मिलने आया, देख लो तो फिर मार्कर वहाँ ऑफिस में। हाँ तो कह रहा है कि विद्यालय जो है, विद्यालय एक गायन प्रतियोगिता के लिए सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए किसको वरीयता दे रही है, लड़कियों को। ये क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। वैश्विक प्रवृत्ति नहीं, परियोजनात्मक उपागम नहीं है, प्रगतिशील चिंतन नहीं है, क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये तो समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी अलग अलग तरीके के कार्यों को का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, किससे प्रभावित है। इधर से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितना सोच पाते हो। अब जो है क्रिटिकल थिंकिंग लगाने की जरूरत है, कोई रट्टा मार काम नहीं चलेगा यहाँ। देखिए कहाँ पर अलग अलग कार्यों का उपयोग होगा, किसके थ्योरी में, एक नंबर में। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, यानी शिक्षार्थी अलग अलग स्टाइल से सीखते हैं, सबका सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो कह रहा है उसको संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है। तो वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, क्योंकि हर एक बच्चे जो है सीखने के तरीके अलग होते हैं, सोचने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। बाकी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या होगा, समाज से जोड़ करके पढ़ाएगा, अन्योन्य क्रिया पर जोर देगा, सहयोगात्मक शिक्षण पर जोर देगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहेगा, बच्चे में मेच्योरिटी की बात कहेगा, एक्टिव सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने के लिए कहेगा, बच्चे को एक्टिव रखने के लिए कहेगा, ठीक है। कोहल वर्ग तो नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये कोहल वर्ग ही कहता है कभी कभी अगर छोटे बच्चे हो, अगर उसमें नैतिकता नहीं, हल्ला कर रहे, 2-4 लाठी लगा सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए 2-4 लाठी लगाने वाला, तो वो कोहल वर्ग ही जोर देगा, ठीक है। क्योंकि दंड देंगे तभी तो बच्चा शांत रहेगा, या डांटेंगे फटकारेंगे, लाठी नहीं मारेंगे तो कम से कम डांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वो टीचर जो है कभी भी बच्चों के सामने उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। वो टीचर कभी भी जवाब नहीं देती है और कहता है तुम लोग ग्रुप बना करके तुम ही लोग आपस में चर्चा करके जवाब दो, ठीक है। तो ये तो थ्योरी किससे रिलेटेड होगा, वाइगोस्की से होगा। और जहाँ पर सक्रिय भागीदारिता होगा, तो अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन नहीं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण, सीखने की तत्परता नहीं। तो यहाँ पर जब कह रहा है सहयोग कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, ग्रुप में कह रहा है खुद ही आंसर निकालो, तो सक्रिय भागीदारिता, एक्टिव एक्सप्लोरर, ठीक है। ये एक्टिव इंगेजमेंट। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षकों से संबंधित अधिगम को प्रभाव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इसमें लॉजिक लगाइए आप लोग, किससे रिलेटेड है पहले ये समझ लेना है, शिक्षक से। और शिक्षक से रिलेटेड जो है प्रभावित कौन करेगा, देखो तो देखते हैं कितना सोच पाते हैं। इधर से खाली 3 नंबर, और क्या होगा बताइए, 2 नंबर। अब देखिए, ठीक है, आप लोगों ने दे दिया। बैठने की उचित व्यवस्था किससे रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, बच्चे से रिलेटेड नहीं है, सिस्टम से रिलेटेड है। बैठेगा बच्चा लेकिन रिलेटेड सिस्टम से। ये कारक शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ये भी किसका होगा,
सिस्टम का होगा, क्या कंटेंट उपलब्ध कराना है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, तो अनुभव जब करेगा तो कौन करेगा, बच्चा करेगा। फिर है विषय वस्तु में प्रवीणता, तो प्रवीणता किसको होगा, तो ये अगर इसमें नहीं है प्रवीण, शिक्षक को विषय वस्तु पर कमांड नहीं है तो लर्निंग प्रभावित होगी या नहीं होगी, या कमांड है तब भी प्रभावित होगी, ज्यादा बेहतर सिखा पाएगा। ऑप्शन नंबर, मजा आ रहा है ना। शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे से संबंधित जब प्रभावित करने वाले कारक बोलेगा तो बोलेंगे बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की आयु, बच्चे की सीखने की स्टाइल, ये सब होगा, ठीक है। और जब टीचर से पूछेगा तो टीचर किस किस चीज में, अगर जैसे टीचर को अपने सब्जेक्ट पे महारत है तो वो प्रभावित करेगा, टीचर को कितना उस सब्जेक्ट का नॉलेज है वो प्रभावित करेगा, टीचर जो है जिस अधिगम शैली को अपनाता है वो कौन सा तरीका है वो करेगा, टीचर का जो टीचिंग ऑफ मैगजीम होता है वो टीचर से रिलेटेड होता है, सिस्टम से रिलेटेड बोल दे, कैरिकुलम होगा, क्लासरूम होगा, या और भी संसाधन जो है वो सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसलिए शिक्षक से रिलेटेड पूछा था तो क्या कहेंगे, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो जब टीचर को विषय वस्तु पर महारत हासिल है तो उस पर डिपेंड करेगा, शिक्षक से रिलेटेड है वो। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा, क्या धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके, बता देना है 3 लेवल और 6 नियम है तो समझ जाएगा क्या, नहीं। फिर कहेंगे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तो कोहल वर्ग तो चर्चाओं में बैठ करके ग्रुप में बैठा करके चर्चा ही तो करता था, तो ये होगा बेहतर। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देना है, ऐसा कोई निर्देश नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना। समवयस्क कौन है, हाँ आपके दोस्त बगल वाले सहपाठी, वो समवयस्क है। तो वे एक दूसरों से प्रश्न के उत्तर सीख सके इसलिए पाठ, ठीक है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके इसलिए वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। वाइगोस्की इसी पर तो जोर देते हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना, पढ़ाएंगे अच्छा तो नियंत्रण हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के लिए योग्य नहीं है, निरयोग्य है, तो आप क्या करेंगे। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करना है कि क्या क्या इनको जरूरत पड़ेगी क्लासरूम में, क्या आप सहयोग करेंगे, क्या हम करेंगे, ऐसी योजना विकसित करना है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है निरयोग्य सीखने के लिए तो प्रवेश परीक्षा लेंगे, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग नहीं रखना है, बच्चों की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भी नहीं भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गमक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अब देखिए फंस जाइएगा, बताइए कौन सा होगा। अब देखो 2 नंबर भी आ गया और 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तो इंद्रिय जनित गमक अवस्था, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये वाला जो है बात, ये कोहल वर्ग के थ्योरी में आता है, ठीक है, 5वां स्टेज में। फिर है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण, विश्लेषण पढ़ाए थे ना ब्लूम्स में, और थिंकिंग में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। सेंसरी मोटर वाला हायर ऑर्डर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये औपचारिक में चला जाएगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान, लॉजिक वाला 3 में आ जाएगा, तो बच जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुकरण, ठीक है, अनुकरण कर सकता है। स्मृति और मानसिक निरूपण, मानसिक निरूपण को ही कहते हैं स्कीमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, बताइए मानव विकास के, मानव व्यक्तित्व के किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। और नहीं क्या होगा, D+E जो है ये नहीं, सॉरी H+E ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बात लिखा हुआ है, एक ऑप्शन आया था इस तरह से क्वेश्चन कि मानव विकास जो है योगात्मक नहीं होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का योग नहीं होता है, ये बात सही है या गलत है। मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का योग नहीं है, ये बात सही है या गलत है, सही है ना, योग नहीं है, क्या है गुणात्मक। या ये बात दे दे या ये बात दे दे, दोनों सही होगा। यहाँ पर नहीं लगा रहेगा, यहाँ पर नहीं लगा रहेगा, यहाँ कहेगा कि आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक है, केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत रूप से बच्चे पर, प्रत्येक बच्चे पर, बताइए। शिक्षार्थियां हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, इसलिए व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पर ऐसा ही बताया गया। इसमें हंसने वाली बात क्या है ये बताओ, नेचुरली है भाई, किसी को आ सकता है।
इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। कौन सा हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, इसीलिए कह रहा है क्या, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए कि कौन सा शिक्षार्थी किस मेथड से सीखता है। तभी टीचर जो है अलग अलग शिक्षण विधि लेकर के क्लासरूम में जाएगा, अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा। अब शांत हो जाइए, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखना यहाँ फंसेगा। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण? 5 स्टेज बताए थे, ठीक है, समस्या समाधान का। हाँ, चुनना होता है। आप बताओ यहाँ पे कहाँ पे होगा? नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग लो कोई एक। परकलन का परीक्षण करना। अभी पहले ही परीक्षण कर लेना, नहीं करना। पहला है समस्या के प्रति जागरूकता। देखते हैं जागरूकता होगा या नहीं। सिर्फ जागरूकता फैलाना होता है, चुनना वैसे। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। एकत्र करना दूसरा स्टेज होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण करना। तो पहले आप निर्माण करेंगे, कोई एक हाइपोथेसिस करेंगे, कोई चीज एक मानेंगे तब न उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये बात होता है परिकल्पना का या परिकलन का निर्माण करना। तो पहला स्टेज कौन सा होगा? 4 नंबर, ठीक है। जागरूकता फैलाना समस्या समाधान से रिलेटेड थोड़ी होगी। तो पहला क्या होगा? परिकलन का निर्माण करना, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कहाँ 2 नंबर दिया है? जागरूकता फैलाना पहला स्टेज होगा। किताब में दिया होगा लेकिन आप बदल जाओ थोड़ा सा। पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और आज के दौर में उस समय जो आंसर माना है वो आंसर अभी मानोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो पुराने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा सतर्क रहना है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हर समय जो है आंसर की लेकर के नहीं ढूंढना है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा सीखने के क्षेत्र है? यहाँ पर फंस जाओगे, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, रुक जाओगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और बताएंगे किस थ्योरी का ये क्वेश्चन है। आप बताइए। इधर से 3 नंबर, ठीक है। सीरियस है, ठीक है। पता है ये किस थ्योरी का है? एक थ्योरी पढ़ाए थे, याद आया? सीखने के 3 क्षेत्र, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? है ना? तो सीखने का क्षेत्र जो है भावात्मक है, अनुभाविक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, व्यवसायिक नहीं है। तो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छा सब है इसमें। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि यहाँ से बताओ। हाँ, आप दोनों देखे, इधर आ जाओ। आओ, क्या ईमानदारी से बताना, क्वेश्चन पढ़े थे? जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगे तो समझ लेना वो कार्य बार बार हो रहा है, ठीक है। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। एक ही काम बार बार करवाएंगे आप लोग खुद उबने लगेंगे, ले क्या ये सब क्वेश्चन ला रहा है उठा करके। कुछ अच्छा क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। तो बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसलिए उब रहा है, नहीं सीखने के योग्य नहीं है, या बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, ये सब फालतू बात। लास्ट क्वेश्चन, अंत वाला तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वो किस ओर संकेत करता है? क्या होगा? वे कैसे सीखते हैं, ठीक है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर। कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कूट वाला जब प्रीवियस ईयर चल रहा है, कूट वाला अभी कैसे लाएंगे? वहां तक पहुंचेंगे तो एक दिन 50 क्वेश्चन कूट वाला ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखना यहाँ पर जो अभी करवा रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा। कब पेपर 1 कब पेपर 2 रहेगा ये आपको पता नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो 2012 से लेकर के 11 से 24 तक, 25-24 तक दोनों पेपर का आपका प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है।
27 नंबर में क्या दिक्कत आ गया? 2 नंबर क्यों नहीं होगा? समस्या के प्रति जागरूकता। जागरूक का मतलब क्या है? कोई समस्या उसके प्रति अवेयर है, लेकिन हाँ ठीक है, चौकन्ना होना। तो कोई भी समस्या उसके प्रति आप सचेत हैं ये। लेकिन यहाँ पर जब समस्या समाधान विधि होती है तो टोटल यहाँ पर होते तो बहुत स्टेज है, लेकिन टोटल जो है आपका 5 स्टेज पढ़ाए थे। कितना? 5 स्टेज। पहला था समस्या का चुनाव करना, चुनना। दूसरा फिर उसके संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। तीसरा क्या था? ठीक है, उससे रिलेटेड सामग्री एकत्रित करना, फिर उसका क्या करना? जांच करना या परिणाम हासिल करना, और परिणाम की जांच या आकलन होगा, ये लास्ट वाला। तो जब जांच आकलन होगा, परीक्षण लास्ट वाला होगा, यहाँ पर उसका प्रयोग करना या अनुप्रयोग में लाना, तो यहाँ जानकारी को लागू करना कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है, 4 है, 4 होगा। समस्या समाधान जब करेगा, जो वैज्ञानिक खोज करेगा, तो उसकी तरफ से चौकन्ना होना जरूरी है सर। लेकिन स्टेप है, चौकन्ना होना नहीं ना। पहला स्टेज ही है क्या? समस्या चुनना। और चुनने में कौन सा आएगा? समस्या निर्माण करोगे तब ना, प्रकलन का निर्माण। कोई हाइपोथेसिस, प्रकलन का मतलब होता है हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस में क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। कोई एक समस्या के बारे में सोचते हैं, तो एक कल्पना आपने निर्माण किया। कल्पना क्या निर्माण किया? कि आज जाकर के हमको सीडीपी का 200 क्वेश्चन लगाना है। तो 200 क्वेश्चन लगाना, पहले आपने अपने लिए एक गोल चुना, एक प्रकलन, एक निर्माण किया। अब जब निर्माण किया तो दूसरा क्या होगा? उससे रिलेटेड सामग्री एकत्रित करेंगे। 200 क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? वो सब जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप बनाने बैठेंगे, देखेंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, और लास्ट में फिर क्या करेंगे? जांच करेंगे कि ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो ये स्टेप होता है। बाकी जागरूकता फैलाना ये स्टेप के अंदर नहीं आता है। अच्छी बात है, समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।